अच्छा, अगर 3 बेसिक चीजें हैं जो स्टॉक मार्केट में करनी है आपने किसी भी शेयर को लेने से पहले, एक फंडामेंटल एनालिसिस है, एक टेक्निकल एनालिसिस है और एक है कि मार्केट के सेंटिमेंट क्या है। ठीक है, तो अगर आपने 2000 के अंदर 2000 में ना अर्ली के अंदर मारी पेट्रोलियम कंपनी है जो एक्सप्लोरेशन करती है, अगर उसने आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता ना 2000 के अंदर, तो वो आपका आज के दिन ना कोई अराउंड 3.5 साढ़े 3 करोड़ रुपया होगा। मतलब 2021 से पहले ना 7,000 रिक्शे बना रहा था, तब उसकी जो शेयर प्राइस थी ना वो थी 40-50 रुपए 40-50 रुपए। 2023 तक इसकी प्राइस 50 रुपए पे रही है। ठीक है ना, जैसे इसी गाड़ी हेवल हिट हुई, आप देखते हैं सड़क पे ऑलमोस्ट हर तीसरी चौथी गाड़ी आपको हेवल नजर आती है। ठीक, अच्छी गाड़ी है, वो स्पेक्स अच्छे हैं, ठीक है ना, प्राइस रेंज बड़ी अच्छी है, तो उसकी वजह से गाड़ी हिट हो गई। और अभी अप्रोक्सीमेटली अगर आप बताएं तो क्या प्राइस होगी शेयर की साल की? कितना 1000 1200 रुपए का शेयर है अभी इस वक्त? 1100-1200 में ट्रेड होता है अभी आज के। अच्छा, नाइस। अभी हम साल पहले जो शेयर था बैंक ऑफ पंजाब की अगर बात करें तो 4-4.5 रुपए का शेयर था, अभी 12-13 रुपए का शेयर है। अगर इसने साल पहले 4 लाख रुपए लगाया होता ना तो उसका अभी 12 से 13 लाख रुपए होता है। और खाली ये तो मैं कैपिटल गेन बता रहा हूँ ना, अभी बैंक ऑफ पंजाब ने डिविडेंड दिया ना आपको, वो दिया है 1.80 रुपए का। ठीक है, और स्टॉक मार्केट की मुझे एक अच्छी चीज क्या लगती है कि मैंने स्टॉक मार्केट निजाम पे करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, मुझे जरूरत पड़ी है 10 लाख रुपए की, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ गई है, मुझे 10 लाख रुपए निकालने। अब मैं प्लॉट नहीं बेच सकता अपना, मैं ये नहीं कर सकता कि मेरे किराए का प्लॉट है 2 मरले बेच दी। मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि यार मैंने 1 लाख शेयर लिया और 10,000 शेयर बेच दो। ठीक है, तो मेरी नीड पूरी हो जाती है, मेरी इन्वेस्टमेंट होती रहती है। तो मैं आपको थोड़ा सा बस ये बताया, तो जो मैंने घड़ी पहनी होगी 27 लाख रुपए की है, ये जो मैंने घड़ी पहनी हुई है 27 लाख रुपए की है, ये जो मेरा बैग है बोटेगा का ये कोई 10 लाख रुपए का बैग है। शाम फयाज साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप ठीक हैं? अच्छा, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए ना अपना जरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। मतलब वैसे तो मैं बड़ा छोटा सा आदमी हूँ, ठीक है ना, मैं बस छोटा सा शौक था कि यार अमीर होना है, पैसे कमाने हैं, ठीक है ना, इसके लिए कोशिश करता रहा हूँ। मैं लॉ स्कूल इकोनॉमिक्स वहाँ पढ़ा था मैं, तो वहाँ पे ये हुआ कि मुझे मेरे एक दोस्त हैं, उसके मामू एक हाउसिंग सोसाइटी उनके मालिक हैं, उन्हें क्या क्या कर रहे हो आजकल, तो मैंने कहा सर यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा जब जिंदगी के 4 साल ज़ाया करके नहीं सीखोगे। तो मेरी बड़ी शॉकिंग बात थी कि यार बचपन से सुनते हैं कि भाई बड़े होना है, स्कूल जाना है, स्कूल से कॉलेज जाना है, कॉलेज जाके यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी आके एक अच्छी जिंदगी बनेगी। लेकिन उन्होंने आके जो बात की है, एक सक्सेसफुल आदमी आपको एक बात कह रहा हो कि यार कि वो यहाँ पे 4 साल ज़ाया कर दोगे और वहाँ मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ सिखाऊंगा, तो मैं कभी अच्छा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो हम जब यूनिवर्सिटी के साथ साथ मैंने एक ऐसे गार्डन हाउसिंग सोसाइटी उसको ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे मैंने रियल एस्टेट सिखाया, उन्हें मुझे बहुत मेहनत की, मेरे मेंटोर है वो। रियल एस्टेट में क्या सिखाया? सेल सिखाई? हम सभी उन्होंने मुझे हर चीज़ सिखाई, अपने हर डिपार्टमेंट भेजा, ऑडिट से लेकर अकाउंट से लेकर आप मार्केटिंग कर लें, आप सेल्स करें, इंस्टेड अभी देखिए मैंने मालियों का काम भी करवाया उन्होंने वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने वहाँ पे किया। एंड में मैं सेल्स में आ गया। अब सेल्स में मुझे काम करना शुरू कर दिया, मेरी 10,000 पॉकेट मनी थी, मुझे 50,000 बेसिक सैलरी मिलने लग गई, साथ इंसेंटिव मिलने लग गया। तो एक बच्चा जो 10,000 कमा रहा हो, 10,000 घर से ले रहा हो और उसको 50,000 बेसिक सैलरी मिल रही हो और साथ इंसेंटिव भी आ रहा हो सेल्स का, तो मेरे लिए तो एक जन्नत थी वो। फिर मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जॉब में अगर मेरी 50,000 सैलरी हो, 1 लाख भी सैलरी हो, तो कि मैंने गाड़ी देनी है ना, आजकल 50 लाख की मिनिमम गाड़ी है, तो उसके लिए 50 महीने कुछ खाए पिए बगैर गुजारा करूँगा तो गाड़ी आएगी। तो ये अंदाज़ा हुआ कि यार इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। तो फिर मैंने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया उदय गार्डन्स के अंदर ही। और रियल एस्टेट थोड़ी आजकल होता है, मंदी चल रही है, हालात ख़राब चल रहे हैं। तो मेरे वालिद साहब स्टॉक मार्केट कर रहे थे, वो पिछले को 30-35 साल से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं। और वो मुझे कहते हैं यार अगर स्टॉक मार्केट ना होती तो मैं कभी भी आप लोगों को बीकन हाउस ना बढ़ा सकता, आप लोगों के जो एक अच्छा लाइफस्टाइल ना दे सकता। तो मैंने भी थोड़े से उनके फुटस्टेप्स फॉलो किए और मैं स्टॉक मार्केट चला गया। तो वहाँ जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई दुनिया के सारे काम एक तरफ और स्टॉक मार्केट एक तरफ। बेसिकली हमारी ऑडियंस को बताएं स्टॉक मार्केट है क्या? हम सभी मैं ना आपको बड़ा कोशिश करूँगा आसान करके बताऊँ। एक कंपनी है, जिस तरह हम नेस्ले की बात कर लेते हैं, ठीक है, नेस्ले का पानी रोज़ पीते हैं। नेस्ले का फॉर एग्जाम्पल मैं एक रफली फिगर्स दे रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, कि उनका साल का रेवेन्यू 1 करोड़ रुपए का, एक प्लांट लगा हुआ जो पानी बना रहा है। वो कहते हैं यार अगर हम 1 करोड़ रुपए का एक और प्लांट लगा लेना तो हमारी सेल जो है वो 3 करोड़ रुपए की हो जाएगी। अब उस 1 करोड़ के प्लांट को लगाने के लिए ना उनको क्या करना पड़ेगा, या तो बैंक के पास जाएंगे, कुछ अर्सा पहले इंटरेस्ट रेट बहुत आए थे, 20-22% पे थे, तो बैंक के पास जाना हो तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा आपको। ठीक है, दूसरी ऑप्शन ये होती है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है, वो भी ट्रस्ट करें ना करें अलग बात होती है। और तीसरी आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा जो है वो बेच दो। वो हिस्सा क्या है? वो हिस्सा बेसिकली स्टॉक्स हैं, और स्टॉक मार्केट में वो हिस्सेदारी की एक्सचेंज होती है, मंडी है जो उसमें किसी कंपनी की हिस्सेदारी बिकती है। बेसिकली आप स्टॉक लेके कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, मालिक बन। बिल्कुल ऐसे ही है। आप
थोड़े से आपके पास अगर लाख रुपए भी है, आपका 10,000 भी है, आप अपनी जेब के हिसाब से किसी भी अच्छी चलते बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप कौन से साल में स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर हुआ? तो अभी मुझे तो ऐसे 2024 में मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जल्दी ज्वाइन किया मैंने, तो अच्छे पैसे भी कमा लिए। स्टॉक मार्केट सीखी कैसे जा सकती है? आपके कैसे और हमारे प्लेयर रिजवान साहब कहते हैं ना, यहाँ विन होगी यहाँ लर्न होगी, तो आपने कैसे लर्न की? अगर आप इसको लर्न करने की बात करें ना, तो आपको पढ़ना भी पड़ता है। क्या पढ़ते हैं आप? अच्छा, अगर 3 बेसिक चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट में करनी है आपने किसी भी शेयर को लेने से पहले, एक फंडामेंटल एनालिसिस है, एक टेक्निकल एनालिसिस है, और एक है कि मार्केट के सेंटिमेंट क्या है, ठीक है। अब ये ज़रा 3 चीज़ें थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। फंडामेंटल इसको कहते हैं कि एक कंपनी की वर्थ क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है। जिस तरह अगर चूज़ करने की बात करें हम, तो मैं सुबह-सुबह उठता हूँ, पहले वॉशरूम जाता हूँ, मैं देखता हूँ यार कि वो टूथब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, तो टूथब्रश इस्तेमाल कर रहा हूँ कोलगेट आजकल। कोलगेट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है यार ये कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है, इसने कहीं जाना नहीं है। मैं घर से निकलता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी स्टार्ट किया तो छोटा ही गाड़ी है, मुझे पता है इंटरेस्ट जो है मेरे बचपन से है और मेरे मरने के बाद भी इंटरेस्ट रहेगी। तो मुझे पता है यार एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है ना, ये कहीं जाएगी नहीं। दूसरी हम टेक्निकल की बात करें अगर, टेक्निकल ये होता है कि एक ग्राफ्स होते हैं, इसमें कैंडल्स होती हैं कि आपको देखना होता है कि हिस्ट्री जो है ना रिपीट करते हैं अपने आप को। तो हर जो स्टॉक की मूवमेंट है ना वो ग्राफिकली आप कह लें इम्प्लीमेंट हुई होती है, ठीक है ना। तो उसके थ्रू आप अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी, ठीक है। और बाकी सेंटिमेंट की बात करें तो सेंटिमेंट ये है कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है, ये देखना होता है कि मोस्टली इन्वेस्टर का क्या माइंडसेट है कि मार्केट बेरिश का मतलब कि मार्केट नीचे जानी है, बुलिश का मतलब कि मार्केट ऊपर जानी है, ये देखना होता है आपने। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो। स्टॉक मार्केट जो है ना एक पूरी साइंस है, ठीक है ना। पैसा बनाना आसान नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। स्टॉक मार्केट का पैसा जो है ना टेक्निकली बाकी से ज़्यादा आसान है, मतलब इसमें कोई फिजिकल हार्डशिप नहीं है, ठीक है। आप जो बात कर रहे थे कि खाली ये चीज़ें नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि यार मुल्क में क्या चल रहा है, हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है, क्या रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है तो क्या हमारे पेट्रोल की प्राइस से फ़र्क पड़ता है उससे? पेट्रोल की प्राइस से फ़र्क पड़ेगा तो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो हैं वो उनका मसला होगा। इस तरह की बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। मतलब एक जनरल नॉलेज जो है वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि यार मुल्क में क्या चल रहा है। तो किसी एक बंदे को जो नॉर्मली बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, सबसे पहले तो उसका सवाल ये आता है ना कि भाई क्या ये शरीयत कंप्लायंस है? क्या ये हलाल है? क्या ये हराम की कमाई तो नहीं है? आपको ये कंसर्न आया? कोई रिसर्च? बिल्कुल, बिल्कुल मैंने रिसर्च की है इसके ऊपर, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट जिस तरह बैंकिंग है, बैंकिंग में भी शरिया कंप्लायंट चीज़ें भी हैं, बैंकिंग में सूद वाली चीज़ें भी हैं, ठीक है। ये टोटली इंसान के पर्सनल कॉल है कि यार क्या उसने किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें। स्टॉक मार्केट में अगर आप जाएँगे तो मरी ब्यूरी जो शराब बनाती है वो कंपनी भी है, बैंक्स जो सूद का काम कर रहे हैं वो भी है, इस्लामिक बैंक भी है और शरिया कंप्लायंट कंपनी भी है। और इन्वेस्टर्स के लिए आसान करने के लिए स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है उसका नाम है KMI 30, ठीक है। उसमें सारी ही शरिया कंप्लायंट कंपनीज़ हैं, ठीक है ना। तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको उसमें जो आमदन आएगी बिल्कुल हलाल आएगी, उसमें कोई इशू नहीं होगा। बाकी मैं ऑब्वियसली रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन आपको रिलीजियस स्कॉलर्स की जो फतवे होते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में वही मिल जाते हैं, किस डायरेक्शन के थ्रू, किस तरीके के थ्रू आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको बिल्कुल मिल जाता है इस चीज़ों के अंदर। सही है। दूसरा मुझे ये बताएं कि अगर एक नए बंदे ने, मेरे जैसा बंदा जिसको स्टॉक मार्केट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, उसने अगर इन्वेस्ट करना है तो वो जाके कैसे क्या इन्वेस्ट क्या करे, क्या किधर जाए, कौन सी कंपनी में जाके इन्वेस्ट करे, किसके पास जाए, कोई कंपनी के पास उसका अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्या तरीकाकार क्या है? सबसे पहला स्टेप जो इसका है हमजा भाई वो ये है कि आपने किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना है। आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोलें, वहाँ पे ब्रोकर्स की लिस्ट होती है, ठीक है, जो कि स्टॉक मार्केट में गवर्नमेंट का एक काइंड ऑफ इदारा है। तो आप उसके थ्रू वहाँ पे देखें कि जो लिस्ट उनके पास लिस्टेड है क्या ब्रोकर वही आपका, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में फ्रॉड होता है, गलत लोग भी हैं। आप जो लिस्टेड ब्रोकर उस पास अकाउंट खुलवाएं, ठीक है। आपका एक CDC से आप अकाउंट खुलेगा, जो कि CDC कस्टोडियन होता है शेयर्स का। जिस तरह आपका प्लॉट आप लेते हैं वो एक आपका एसेट होता है जो ताहयात आपके साथ रहता है जब तक आप बेचते नहीं हैं। इस तरह स्टॉक्स भी आपका एक एसेट होता है, ठीक है। आपका ये आप ब्रोकर के थ्रू बाइंग सेलिंग करते हैं और जो स्टोरेज है शेयर्स की वो होती है CDC के अंदर। CDC है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, जो कि गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है। वहाँ पे आपके शेयर स्टोर होंगे
और वहाँ से ही निकाल के आप फिर बेचते हैं। तो नॉर्मली होता ये है कि जब मैं किसी ब्रोकरेज हाउस में अपना अकाउंट खुलवाऊंगा तो फिर मैं उसी की गाइडलाइन सारी ले रहा होता हूँ। हमजा भी आप बिल्कुल ब्रोकर की गाइडलाइन पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा जो पर्सनल मानना ये है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो सही तरीके से करें, ठीक है, खुद अपनी वर्किंग करें। और इसमें आपके पास इंटरनेट है, हर चीज़ आपके फ़ोन में अवेलेबल है, हर कंपनी के बारे में, कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो हर कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है फ़ोन पे, ठीक है ना। आप खुद करें, खुद वर्किंग करें, खुद अंदाज़ा लगाएं कि यार कि फंडामेंटली ठीक कंपनी है भी, ठीक है। सबसे आसान तरीका एक और बताया था, उससे पहले बता रहा था आपको कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट हम रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं रोज़ घर से निकलता हूँ, मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है मैंने, अब मैं शेल से डलवाता हूँ, मैं पीएसओ डलवाता हूँ, टोटल से डलवाता हूँ। शेल भी लिस्टेड है जो कि वाफ़ी पेट्रोलियम हो गया हुआ है, और पीएसओ भी लिस्टेड है, तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मुझे पता है यार कंपनी बंद नहीं होगी, ठीक है। और इस तरह फूड की कंपनीज है, ठीक है, फौजी फूड्स है, हम सीरियल खाते हैं, बचपन से फौजी का सीरियल खाते आ रहे हैं, अपने घर में देखते आ रहे हैं, तो ये कंपनीज बंद नहीं होगी, ठीक है। तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, इनको आप देखें, इनको इनका रेट देखें, प्राइस चेक करें, इनका फ्री फ्लोट चेक करें, इनके डिविडेंड यील्ड चेक करें, इनका अर्निंग पर शेयर चेक करें, और आप इसमें इन्वेस्ट करें। और खाली ये नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप आपके पास और ही बहुत ऑप्शन है। आपके पास गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, आप शरीक करना चाहते हैं, सकूक्स हैं आपके पास, आप उस पर इन्वेस्ट कर लें। आप ईटीएफ्स हैं, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड होते हैं, कि इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो बड़ी कंपनी जैसे जेएस हो गया, एचबीएल हो गया। नहीं, ये जो आप जो स्टॉक्स बता रहे हैं, ये जो बड़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं स्टॉक्स, इनमें तो फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती। अब मेरा अगला सवाल भी ये है कि एक बंदा जो नया मेरे जैसा बंदा आ रहा है, वो उसके पास कितने पैसे होने चाहिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी आगे कर सके? हमजा भाई, आप मेरी पहली इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये की थी, अच्छा, ठीक है ना, मैंने 10,000 स्टार्ट किया हुआ है। तो वो 10,000 की ही इन्वेस्टमेंट रखते हुए आज अपने वो मतलब उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो आपने अपनी ज़्यादा डाली होगी ना, मजीद की होगी। मैंने बिल्कुल इस तरह की, लेकिन जो आपका सवाल था कि कितनी इन्वेस्टमेंट कितने होनी स्टार्ट, चाहिए आपके तो पास? आप 10,000 से मिनिमम स्टार्ट कर लें, 10,000 से भी आप स्टार्ट कर हाँ, सकते वो हैं। कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक छोटे से 2-3 फिगर्स बता देता हूँ। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म जाएंगे स्टॉक मार्केट, तो क्या होता है कि अगर आपने 2000 के अंदर, 2000 में ना, अर्ली के अंदर, मारी पेट्रोलियम कंपनी है जो एक्सप्लोरेशन करती है, अगर उसने आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता ना 2000 के अंदर, तो वो आपका आज के दिन ना कोई अराउंड 3.25 3.5 करोड़ रुपये होता 24 साल की स्पैन के वक्त में अंदर। हाँ, आपको 2.5 3.5 करोड़ रुपए का 3.5 करोड़ रुपए का आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है आपका, ठीक है ना। अच्छा, और ये मैं भी हाल ही आपको ये कैपिटल तो गेन अभी बता रहा हूँ। आप कैपिटल गेन और इसमें डिविडेंड से ज्यादा हर साल देती थी ये कंपनी। हम तो खाली पिछले साल जो है ना, इस कंपनी ने ना 12 लाख का डिविडेंड दिया इसी, 12 लाख का डिविडेंड कितने शेयर्स पे है? जो अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता ना 2000 के अंदर, हाँ, ठीक है ना, तो वही आप रखते हैं, तो पिछले साल आपको 12 लाख का डिविडेंड भी आ गया होता। अच्छा, ये तो मैं बड़ा आपको ब्रॉड बात बता रहा हूँ ना। चलो एक में ये तो आपने मुझे बताया ना 24 साल के एक वक्फे में कोई इस तरह की कंपनी बताए ना जो जिसने अभी पिछले साल का उसका स्टॉक मार्केट बड़ा लोएस्ट प्राइस में था और 1 साल के विद इन 1 ईयर उसने इतना डिविडेंड और इतना कैपिटल गेन दिया हो। हमजा भाई, मेजॉरिटी कंपनीज जो है ना, मेजॉरिटी कंपनीज, उसने कम से कम भी डबल तो किया ही किया। और डबल तो छोड़ें, ऐसी कंपनीज भी है जिसने 1 साल के अंदर आपको 20x 30x ग्रोथ भी दे दी है आपको। मतलब 2021 से पहले पहले ना साजिया रिक्शे बना रहा था, तब उसकी जो शेयर प्राइस थी ना, वो थी 40-50 रुपए, 40-50 रुपए। 2023 तक इसकी प्राइस 50 रुपए पे रही है, ठीक है ना। जैसे इसी गाड़ी हेवल हिट हुई, आप देखते हैं सड़क पे ऑलमोस्ट हर तीसरी चौथी गाड़ी आपको हेवल नजर आती है, ठीक है, अच्छी गाड़ी है, वो स्पेक्स अच्छे हैं, ठीक है ना, प्राइस रेंज बड़ी अच्छी है, तो उसकी वजह से गाड़ी हिट हो गई। और अभी अप्रोक्सीमेटली अगर आप बताएं तो क्या प्राइस होगी इस शेयर की, साजगार की? नो आइडिया, अगर 40-50 रुपए का था तो अब 400-500 का होगा। थोड़ा सा और बढ़ाए, अच्छा, हाँ, कितना? 700-800? थोड़ा सा और बढ़ा लें। कितना? 1000 1200 रुपए का शेयर है अभी, इस वक्त? 1100-1200 में ट्रेड होता है अभी आजकल, अच्छा, ठीक है ना। नाइस। अब ये भी लेकिन 5 साल का गैप आ गया बीच में। अच्छा, ये मैं 2023 से 2025 तक का अच्छा, पूरा टाइम बता ये रहा हूँ। 23 में ये 50 रुपए का हाँ, शेयर था और 25 में इस वक्त हाँ, 1200 रुपए का शेयर, 1200 रुपए का शेयर है। मतलब 4,000 रुपए लगा के हम्म। 12 लाख रुपए के पास होता और बैंक्स में कोई है इस तरह के शेयर जो ये पिछले साल से ऑलमोस्ट 2-3 गुना ज्यादा हो गए हैं? है। मतलब अभी हम साल पहले जो शेयर था बैंक ऑफ पंजाब की अगर बात करें, तो 4-4.5 रुपए का शेयर था, अभी 12-13 रुपए का शेयर है। अगर इसने साल पहले 4 लाख रुपए लगाया होता ना, तो उसका भी 12 से 13 लाख रुपए होता। और खाली ये तो मैं कैपिटल गेन बता रहा हूँ ना, अभी बैंक ऑफ पंजाब ने डिविडेंड दिया ना आपको, वो दिया है 1 रुपये 80 पैसे का, ठीक है।
₹4 के शेयर पे उन्होंने ₹1.80 दे दिया उसने। पैसे का डिविडेंड भी दे दिया। ये साल का डिविडेंड देता है आपको ₹1.25 ₹1 जो अभी तक मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं, दी आर्ट इज़ कि आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को पकड़ना है अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो। बिल्कुल 100% ऐसे ही है। होगा जैसा अगर आपने रिस्क लेना है तो फिर कोई नई ऐसी कंपनी ढूँढें जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसमें बड़ी हैवी पोटेंशियल है। इस तरह की कोई एक आधी कंपनी का है आपको अब नाम? अब जब मैं जो मुझे एक लगता है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा मैं, ये मेरी रिकमेंडेशन है। रिस्क हर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। आप दुकान से चिप्स लेने भी जाते हैं ना, तो उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको नहीं पता चीज़ ठीक निकलनी निकलती पैकेट खोलेंगे तो, ठीक है ना। तो रिस्क आपने अपना मेजर करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड करें। मेरे ख्याल से जो भी ये कंपनी अगर हम बात करें तो जो मुझे बहुत अच्छी लगती है आजकल, उसका नाम है हब पावर। आप पूछें क्यों? हब पावर की एक सब्सिडरी है, उसका नाम है मेगा मोटर्स, ठीक है। वो लेके आई है पाकिस्तान में BYD। BYD एक चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ब्रांड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अरूज पे है आजकल। हमें सबको पता है एलॉन मस्क कौन है, ठीक है, हम सारे जानते हैं, बड़ा सेटिस्फाइड, बड़ा हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं कि यार इस तरह का बंदा बनना है हमने। उसका ब्रांड है टेस्ला। टेस्ला की जो सेल्स थी ना, वो थी $23 बिलियन के पिछले साल, ठीक है। और जो BYD है उसकी $27 बिलियन की है। अब मेरी थिंकिंग ये है कि BYD अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड टेस्ला जैसे एक ब्रांड को कंपटीशन दे रही है, ठीक है, तो वो पाकिस्तान में आ गई है। पाकिस्तान में अगर हेवल आने के बाद, जो कि एक चाइनीज उससे बड़ा लो लेवल का ब्रांड है BYD से, अगर जो BYD का शेयर है, सॉरी जो हेवल का शेयर है, वो ₹50 से ₹1200 हो सकता है, तो का BYD अभी 140 के करीब ट्रेड कर रहा है आजकल। हब होगा हब पावर वो भी ऊपर जा सकता। तो वो डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। अच्छा, जैसे आपको पता है कि इस वक्त स्टॉक मार्केट अपनी हिस्ट्री की ऑल टाइम हाई पे है, तो लोगों का सबसे बड़ा इस वक्त कंसर्न ये होता है कि इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? अभी इस बात का जवाब मैं आपको बड़े ही एक शॉर्ट से फ्रेज में दे दूंगा, फिर इसको एलैबोरेट करूंगा। वॉरेन बफे के जो मेंटर है ना, वॉरेन बफे बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, जिसको पूरी स्टॉक मार्केट के जो लोग हैं बड़ा लुक फॉरवर्ड करते हैं उसको, ठीक है। उनके मेंटर का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने कहा था कि व्हेन द पीपल आर फीयरफुल यू बी ग्रीडी, एंड व्हेन द पीपल आर ग्रीडी यू बी फेयरफुल। अभी जो स्टॉक मार्केट के बात चल रहे हैं ना, उसमें ये है कि लोग ग्रीडी हुए हैं। मार्केट एक ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रही है, ठीक है। तो इसमें जो जिसको पास इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसको निकलना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन दी है, ठीक है। इसमें भी देखें 1,19,400 का भी हाई लगा। मार्केट और जाएगी 10,000 पॉइंट, 20,000 पॉइंट, 30,000 पॉइंट ऊपर चली जाएगी। लेकिन जो मार्केट शुरू हुई है ये 40,000 पॉइंट शुरू हुई है रैली, ठीक है। तो मार्केट नीचे आने के चांसेस भी हैं, ठीक है। अब मेरा तो कोर बिजनेस ही है, अगर मैं स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं कमाऊंगा, तो नहीं जाऊंगा, इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैं खाऊंगा किस तरह? तो इसका हल ये होता है भाई कि अभी भी कुछ ऐसे शेयर्स हैं, इसका एटलस बैटरी है, वो अभी भी जो साल की लो है ना उस पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको इस तरह का शेयर आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। और इस तरह के मूवमेंट के ऊपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। वो क्या चाहिए? स्टॉप लॉस क्या है? मैं एक ट्रेड लेता हूँ, एक शेयर की प्राइस ₹100, मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि यार 102-3 हो जाएगी ये आज के इंट्राडे के अंदर ही। अब वो 2-3 रुपये कमाने के लिए मैंने नीचे 99 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखा होगा। ये टेक्निकल टर्म में थोड़ा आ जाता है, तो वो स्टॉप लॉस में रखा होगा कि अगर मेरा शेयर ₹100 से 99 आ जाएगा ना, तो मैं फिर वहाँ पे एग्जिट ले लूँगा। अच्छा, सही है। मतलब मैं ₹1 का लॉस बुक कर रहा हूँ। हाँ मैं जो 2-3 रुपये कमा रहे थे वो नहीं कमाऊंगा, मैं ₹1 के लॉस में निकल जाऊंगा, हाँ। क्योंकि टेक्निकली वो अपनी रेजिस्टेंस जो है वो तोड़ा होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस तोड़ने का मतलब है कि वो आके फिर 8-10 रुपये नीचे एक और लेवल पे खड़ा होगा। तो इंस्टेड बेहतर है कि जो मैंने 10,000 रुपये का लॉस बुक कर लिया, मेरे लिए बहुत बेहतर है कि मैं इंस्टेड लाख सवा लाख रुपये का लॉस बुक करूँ। अच्छा, अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट बंदा करे तो मुझे ये बताएं कि उसका फिर पोर्टफोलियो स्टॉक एक्सचेंज में कैसा होना चाहिए? स्टॉक मार्केट में भी कितने लॉन्ग टर्म, कितने में वो कितना अपना पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करे, कितना अपना पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करे, क्या फॉर्मूला है? मतलब ये जो मेरा रूल है वो है 50-25-25 का। अच्छा, 50% मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ कि वो शेयर लेके रख दूंगा, उसका मैं कैपिटल गेन का वेट करूंगा और उसका डिविडेंड खाता रहूंगा, ठीक है। बाकी जो मेरे 50% रह जाता है पैसे, उसका 25% मैं ट्रेड करता हूँ। उसको स्विंग कह लें, उसको आप स्कैल्पिंग कह लें, उसमें इस्तेमाल करता हूँ। शॉर्ट टर्म ट्रेड। शॉर्ट टर्म मतलब मैं दिन का 25-30,000 50,000 निकालना कोई मुश्किल बात नहीं होती स्टॉक मार्केट में आता है, ठीक है। वो 25% वहाँ यूज़ करता हूँ मैं। बाकी जो 25% कैश रह जाता है वो मेरा बफर अमाउंट है, कि वो पड़ा रहता है, उसको मैं यूज़ नहीं करता। वो सिर्फ मैं अगर कि फंस जाता हूँ तो निकलने के लिए यूज़ करता हूँ,
या अगर मार्केट क्रैश कर जाती है, ठीक है ना, मार्केट क्रैश कर जाएगी तो तब मैं उसको यूटिलाइज। अच्छा, मार्केट अगर क्रैश करेगी तब वो जो आपने 25% पैसा बचाया हुआ था वो उस मार्केट में मजीद शेयर्स खरीद के अपने आप को बचाएंगे? वैसे तो मैं ये करूँगा, और अगर मेरे पास उस वक्त और पैसे हुए ना मार्केट क्रैश के अंदर, हाँ, तो मैं ऑल इन करके बैठ जाऊँगा, क्योंकि मुझे भाई पता है कि भाई ये कंपनी डूबने वाली नहीं है। मार्केट ज़रूर क्रैश हुई है, शेयर की वैल्यू कम हो गई है, लेकिन वो अपनी वापस इंट्रिंसिक वैल्यू तक आई जाएगी। मैं बड़ा एक अजीब लोगों का माइंडसेट है कि जब एक शेयर नीचे होगा तो बाय नहीं करेंगे, जब शेयर बढ़ जाएगा तब उसको बाय करके बैठ जाएंगे। और किसी बात है भाई, जब आप एक बड़ी भी चीज़ बाय करोगे तो नीचे तो नीचे ही आना ना एट द एंड। तो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरे पास आईफोन है, 5 लाख रुपए का फ़ोन है। मैं कहता हूँ हमजा भाई 2.5 लाख रुपए में आपको आईफोन मिल रहा है, बिल्कुल ठीक, कोई मसला नहीं है, हर चीज़ वैसे नॉर्मल जेन्युइन फ़ोन है, तो क्या आप बाय नहीं करेंगे? करूँगा। आप तो पीछे पड़ेंगे कि भाई दे दो यार, दे दो। लेकिन फिर मैं डरूंगा भी ना कि या कोई ना कोई गड़बड़ है इस आईफोन में कि इस वजह से मुझे ये सस्ता बेच रहा है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि आप चेक करवाएँ, हर जगह जाके चेक करवाएँ, कोई इशू नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई कोई चोरी का फ़ोन नहीं है, कोई चीज़ चेंज नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन फ़ोन है। हाँ, लेकिन मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। चलिए मैं छोड़ें, अब मैं एप्पल की बात करता हूँ। एप्पल के स्टोर पे लिखा होता है 50% ऑफ। हाँ, एक आईफोन एप्पल का स्टोर दे रहा है, मैं तो चलो एक लेमैन हूँ ना। हाँ, आप एप्पल के ऑथराइज्ड स्टोर से अगर फ़ोन लें 50% डिस्काउंट पे, तो क्या आप उसे छोड़ेंगे? अभी नया फ़ोन आता है, लोग लाइनों में खड़े होते हैं, तो 50% ऑफ लग जाए तो भाई क्या ही लाइनें लगी होंगी। मैं खुद लाइन में लगा हूँ कि यार भाई फ़ोन दो मुझे, ठीक है ना। तो लोगों का माइंडसेट ये है कि लोग एक जो चीज़ बढ़ी हुई नहीं है उस पे बाय नहीं करते। जब एक चीज़ बढ़ जाती है उसमें घुस जाएंगे और फिर कहेंगे कि स्टॉक मार्केट नुकसान है, स्टॉक मार्केट जुआ है, स्टॉक मार्केट सट्टा है, फिर इस तरह की बातें आपको सुनने के मिलेंगी, ठीक है ना। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टॉक मार्केट में काम करें तो पॉसिबल ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट पैसा ना बने। बेसिकली आप कह रहे हैं कि जब अगर क्रैश भी करती है तो दैट इज़ अ रियल टाइम कि आप उसको और मजीद बाय कर लें अपना मतलब स्टॉक्स। 100% क्रैश इज़ द रियल टाइम बाय करने का। आपने इस माइंडसेट से स्टॉक मार्केट घुसना है कि भाई एक चीज़ 100 रुपए की थी, आपको 30-40% डिस्काउंट भी मिल रही है, ठीक है ना, और इसने वो 30-40% गेन भी देना आपको, और प्लस जो कैपिटल गेन बाद में है ना वो भी देना आपको, और डिविडेंड तो है ही है। तो आपने इस माइंडसेट से घुसना। और उसका बेसिकली बस वही तो आप हमेशा एक चीज़ बता रहे हैं कि भाई किसी भी स्टॉक में घुसने से पहले फंडामेंटली आप देखें कंपनी स्ट्रांग है, चलो उसके शेयर्स खरीद लें। इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिर्फ फंडामेंटली स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग उसमें करनी है। ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग का मेरा ये असूल है, मैंने 4-5 स्टॉक पकड़े हुए हैं। मुझे पता है कि यार उसने आज के एक दिन के अंदर वो क्या लो क्या लगता है, हाई क्या लगता है, उसकी सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ठीक है ना, कि कौन सी कैंडल बनेगी तो मैंने घुसना है, कौन सी कैंडल बनेगी तो मैंने एग्जिट करना, ठीक है ना। मैंने ये रखा, मैं 4-5 स्टॉक को मास्टर कर लूँ तो मैं पूरी जिंदगी और उनमें ही पैसे कमाता रहूँ तो मेरे दिन का पैसा बंद नहीं होगा। मेरे वाले साहब एक चीज कहते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट अकाउंट शुरू कर रहे हो सही तरीके से तो आपको किसी इंसान के आगे हाथ लाने की जरूरत। मेक सेंस। और ये जो शुरू में भी आपने एक चीज़ मुझे बताई कि ग्लोबल इवेंट्स जो हैं वो स्टॉक पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में भी बड़ा इफेक्ट डालते हैं। पाकिस्तान के भी इवेंट्स डालते होंगे, पाकिस्तान की क्या ये जो लोग हमेशा लोग बल्कि इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाई कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाए जो कि गवर्नमेंट के लिए अच्छी नहीं होती, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। ये क्या, इसके पीछे क्या साइंस है? हम सभी बिल्कुल सही बात है। स्टॉक मार्केट अगर आप देखें ना, स्टॉक मार्केट क्या है? हम्म, स्टॉक मार्केट आपके मुल्क की इकोनॉमिक्स की एक आप कह लें एक रिफ्लेक्शन बताती है आपको, ठीक है। एक वक्त था कि हमारा मुल्क बैंकरप्ट होने वाला था, हम्म, ठीक है ना, तब स्टॉक मार्केट के राज से नहीं थे। हाँ, हमारा मुल्क बैंकरप्सी निकला, ठीक है ना, तब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था उस टाइम के ऊपर वो अराउंड 37-38% पे था, ठीक है ना। अब ना चीज़ें सस्ती हुई हैं काफ़ी। अब हम जिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो आज की 2025 के फरवरी के अंदर वो अराउंड 1.9 1.2 के करीब जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो मतलब हम लोग ऑब्वियसली मुल्क जो है थोड़ा बेहतर ज़रूर हुआ है हमारा, जो हम बैंकरप्ट होने वाले थे उससे निकल आए हुए हैं। अब कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। जहाँ तक वो सवाल था कि जो हमारी जो गवर्नमेंट जो है ना, स्टॉक मार्केट चाहती है कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी रहे। स्टॉक मार्केट में फ़र्क पड़ता है कि इमरान खान बैठा है, नवाज शरीफ बैठा है, स्टॉक मार्केट स्टेबिलिटी चाहती है। अगर इस सिनेरियो के अंदर इमरान खान बाहर आया था तो वो हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ सीन है, तो उस पर स्टॉक मार्केट बिल्कुल नीचे जाएगी, ठीक है ना। हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज़ आई थी, कोई ऐसी आफत आई थी, एक खुदा ना खास्ता जो हमारे इस तरह 2008 के अंदर बेनज़ीर को मार दिया था। जब बेनज़ीर को असैसिनेट किया उसकी वजह से मार्केट की एक बहुत बड़ा क्रैश आया मार्केट के अंदर। तो अगर मुल्क हमारा स्टेबल चालू होगा तो स्टॉक मार्केट जो है वो हमारी प्रोग्रेस करती जाएगी।
हल्की सी भी इंस्टेबिलिटी आएगी तो वो स्टॉक मार्केट उसके लिए बड़ा, और स्पेशली जब ये ऑल टाइम हाई पे है, उस पे तो हल्की सी भी इंस्टेबिलिटी उसको राइट अवे थोड़ा उसको डैमेज कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। दूसरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो ये हर बंदा पाकिस्तान में, आपको पता है इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के हर बंदे की सेविंग्स जो है वो रियल एस्टेट पे होती हैं। अब पाकिस्तान में लोगों को एजुकेट कराने के लिए कि भाई रियल एस्टेट से ज़्यादा पैसा स्टॉक एक्सचेंज में है, उसके लिए क्या आप लोगों को क्या बताते हैं? मतलब मेरे ख्याल से ना इससे बेहतर जवाब मेरे मेरे से अलावा ना बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता कि मेरी जो शुरुआत है वो रियल एस्टेट की है, हाँ, ठीक है ना? और फिर मैं बाद में शिफ्ट हुआ स्टॉक मार्केट के अंदर। मैंने ये आके देखा स्टॉक मार्केट के अंदर कि किसी भी इंसान का जो पोर्टफोलियो है ना वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ठीक है ना? आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में होनी चाहिए, कुछ आपकी म्यूचुअल फंड या ईटीएफ्स में होनी चाहिए, कुछ आपकी रियल एस्टेट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब होता क्या है, एक इशू ये है आजकल कि फाइल्स जो हैं, ठीक है? फाइल्स में तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि वहाँ पे जाना चाहिए रियल एस्टेट के अंदर। क्योंकि फाइल एक सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के साथ कि वो आपको प्लॉट देंगे। वो कब देंगे, वो 5 साल का वादा किए है, वो 8 साल में देते हैं, 10 साल में देते हैं, ये भी नहीं पता होता। तो मैं जो रियल एस्टेट में जाना चाहते हैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर जाना है तो ऑन ग्राउंड चीज़ में जाएँ। ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जिस तरह ऐसे गार्डन्स जिसमें मैं काम करता था और अभी भी इनको ऑथराइज़ डीलर से मैं हूँ मैं, तो वो आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट भी इंस्टॉलमेंट देती है। तो जाना अगर रियल एस्टेट में जाना है आपने तो आपने ऑन ग्राउंड चीज़ पे जाना है, ठीक है। बाकी अगर आप कंपेयर करें स्टॉक मार्केट को और रियल एस्टेट को, तो मैंने स्टॉक मार्केट से रियल एस्टेट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, ठीक है। कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना कि भाई कैसे आपने स्टॉक मार्केट में क्या रिटर्न है, आरओआई क्या है, रियल एस्टेट में आरओआई क्या है, क्या कंपेयर कैसे कर रहे हैं? अरे भाई, स्टॉक मार्केट के अंदर जो है ना, जो पैसा डबल करना जो है ना, वो कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं कसम से दिन का आप कह लें 50,000 भी कमाना स्टॉक मार्केट में कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। और स्टॉक मार्केट की मुझे एक अच्छी चीज़ क्या लगती है कि मैंने स्टॉक मार्केट में एग्जाम्पल करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया, मुझे ज़रूरत पड़ी है 10 लाख रुपए की, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आ गई है, मुझे 10 लाख रुपए निकालना है। अब मैं प्लॉट नहीं बेच सकता अपना, मैं ये नहीं कर सकता कि मेरा किराए का प्लॉट है मैंने 2 मरले बेच दिया। मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि यार मैंने 1 लाख शेयर लिया और 10,000 शेयर बेच दूँ, ठीक है? तो मेरी नीड पूरी हो जाती है, मेरी इन्वेस्टमेंट होती रहती है, ठीक है? तो मुझे पर्सनली स्टॉक मार्केट ज़्यादा अच्छी लगी है, ठीक है? फिर आप ये देखें कि अभी जो हालात चल रहे हैं, प्रॉपर्टी का रियल एस्टेट का काफ़ी देर से मामला है, जो ग्राफ है नीचे की तरफ ही जा रहा है, ठीक है? क्योंकि पहले ये था कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा मिल रहे थे लोगों को, मेजॉरिटी पैसा था लोगों का बैंकों में पड़ा हुआ था। मतलब अगर आपने 1 करोड़ रुपया बैंक में रखवाया हुआ है, तो आपको साल का 20 लाख रुपये मिल रहा, ठीक है? बड़ा अच्छा रिटर्न था। अब लोगों ने क्या किया, अब इनके इंटरेस्ट रेट कम आ गए, अब 12-13% पे आ गए, तो अब थोड़ा पैसा निकलना शुरू हुआ है। लेकिन ये है कि टैक्सेस बहुत लग गए हमें गवर्नमेंट की तरफ से, तो रियल एस्टेट के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट करना है, आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते आप वहाँ पे। जाना तो लॉन्ग टर्म में जाना है आपने, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे और एग्जाम्पल अगर आप 2-3 लाख रुपये निकालना आपने, तो वो टैक्सेस में निकल जाएगा आपका। तो बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि जब भी इंसान अपना पोर्टफोलियो बनाए तो उसमें स्टॉक एक्सचेंज, रियल एस्टेट, बाकी भी जो छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसका कंबाइन होना चाहिए सारा। सर को ऐसे कंबाइन होना चाहिए हमारा। अच्छा, 2024 से लेके 2025 तक अभी तक स्टॉक मार्केट में अगर मैं आपसे पूछूं एस्टिमेटेड इनकम आपकी क्या होगी? अब भाई वैसे तो जितना मेरा पैसा रहा, हाँ, लोग बताते क्यों नहीं है, क्योंकि उनका ब्लैक मनी होती है। स्टॉक मार्केट में सारा पैसा आपका वाइट है, हाँ, क्योंकि वो क्योंकि सैलरी आप टैक्स दे के आ रहे हो। हाँ, 15% फैलर का टैक्स करता है जितनी पैसा कमाता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन एक बात फिर भी मुझे बताना अच्छा नहीं लगता, हाँ, तो वो होता है ना, मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए और औरत से उसकी एज। तो मैं आपको थोड़ा सा बस ये बताया तो जो मैंने घड़ी पहनी होगी 27 लाख रुपए की है, ये जो मैंने घड़ी पहनी हुई है 27 लाख रुपए की है। ये जो मेरा बैग है बोटेगा का, ये कोई 10 लाख रुपए का बैग है। अच्छा, ये 10 लाख। हाँ, तो अब बाकी आपको अंदाजा लगा लें। तो अब जो ये अभी आप मुझे अपनी इनकम बता रहे हैं, ये तो आपने आउट ऑफ योर ऑब्वियसली प्रॉफिट ही कमाया होगा ना, तो कोई लॉस भी हुआ होगा, तो कोई स्टॉक मार्केट में कोई आपने कोई डम डिसीजन भी लिया होगा, वो कौन सा था? अच्छा भाई, अल्लाह का शुक्र है स्टॉक मार्केट में मैंने ऐसे भी लॉस नहीं किया, मतलब किया है 5-10,000 20,000, वो कोई मसला नहीं होता स्टॉक मार्केट। वो तो पार्ट ऑफ गेम है। हाँ, लेकिन जो मैंने एक बहुत बड़ी गलती की हुई है ना, वो ये की हुई है कि ना, जब पिछला बुल रन था ना क्रिप्टो का, हाँ, मुझे सबने कहना शुरू कर दिया। मतलब मैं कॉलेज में था, ए लेवल चल रहा था, तो सबने कहा कि यार भाई, ओए देख, जो बिटकॉइन है वो 60,000 पे चला गया, 60,000 पे चला गया। मैं भी बड़ा फैसिनेट हुआ, मैं क्या यार, फोमो होता है ना इंसान को कि यार मिस कर दी आपने एक चीज़, तो मैं भी बड़ा फोमो हुआ कि यार मैं मिस कर गया हूँ।
तो मैंने क्या किया, मैंने कहा बिटकॉइन तो बढ़ गए, तो मैंने ऑल्ट कॉइन में घुस गया, ठीक है। अब हमजा भाई वो ना मैंने $200 लगाए उस वक्त, वो मेरे ना 400 हो गए। मैंने कहा यार मेरे से तो बड़ा भी कोई नहीं है क्रिप्टो का, ठीक है ना। मैंने ना $1000 भाई से मंगवाया, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। वो ऐसा वक्त आया हमजा भाई, अब वो कुल मिला के जो मेरे पैसे हैं ना, वो भी $250-300 है, ठीक है। अभी भी कभी तक मैंने वो रिकवर नहीं कर सका। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि जो स्टॉक मार्केट है ना, उसमें इतनी वॉलेटिलिटी नहीं है, ठीक है ना। और स्टॉक मार्केट आपको टाइम भी देती है। क्रिप्टो में अगर एक सब जो डिमांड है वो कम है, सप्लाई अन्यवा है, कोई भी कॉइन नया बना के डाल देता है, ठीक है ना। रेगुलेटेड नहीं है, अब गवर्नमेंट कुछ करने लगी जैसे पाकिस्तान में, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, तो ये एक क्रिप्टो का मुझे डाउनफॉल लगता है। फिर एक और बात ये है कि अगर मैं स्टॉक्स लेता हूँ ना, अगर मेरा रेट नीचे भी आया था ना, तो अगले 10-20 साल का भी ना, जब तक कंपनी चल रही है तो मुझे डिविडेंड देती रहती है। क्रिप्टो में डिविडेंड कोई नहीं है, अगर आप फंस गए हो तो वो रेट नसीब ही है कि रेट मिल जाए आपको वापस, वरना आपको रेट मुश्किल ही मिलता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, गलत भी हो सकता हूँ, लोग स्टॉक क्रिप्टो ही पैसे कमाते हैं, लेकिन मुझे क्रिप्टो से ज़्यादा अच्छा स्टॉक मार्केट लगता है। अब अगर बंदा ये जो मार्केट ऑल टाइम हाई में है, अभी आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि ये इससे भी मजीद ऊपर जा सकती है? हमने भी देखे अभी अभी इस वीकेंड पे ये हमारा क्या किया, IMF पहले लोन नहीं दे रहा था, लोन फिर अप्रूव हो गया, तो मार्केट फिर एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगी। अच्छा, जब तक हमारे मुल्क की इकोनॉमिक्स बेहतर होते जाते हैं, कोई भी चीज़ अच्छी होती जाती है, स्टॉक मार्केट बेहतर होती रहेगी। दाना खास्ता कोई जिस तरह एक इवेंट वो भी हुआ जाफर एक्सप्रेस वाला, लेकिन इस तरह की कोई और चीज़ हो जाए और जिस पे पूरा मुल्क ही इफेक्ट हो जाए, तो उस पर बिल्कुल मार्केट क्रैश कर सकती है। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। आज के इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं कि लोग मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो अपने अकाउंट में रखते हैं, और फ्राइडे को सारा कुछ बेच के अपना कैश पास करके निकल जाते हैं। बाबू पूछेंगे यार ये क्यों? क्योंकि ये कि यार देखो मार्केट चल रही है ऑल टाइम हाई पे, सैटरडे संडे कोई अनसर्टेन चीज़ हो गई ना, तो मार्केट क्रैश कर जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, पैसा सेव किया हुआ है, अब मंडे को आएंगे फिर इन्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है स्टॉक मार्केट के अंदर, जब मर्जी पैसा डालो, जब मर्जी निकाल लो, ठीक है ना। फिर एक नया मिस्टर एक और बात पूछता है कि क्या हम ये कर सकते हैं कि अभी स्टॉक लिए और 2 मिनट बाद बेच दिए? तो भाई स्टॉक आप 1 सेकंड पहले लें, 1 सेकंड बाद बेचें, ये भी पॉसिबल है। और ना आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, आप अगर दुनिया में फिगर्स देखें ना स्टॉक मार्केट के, लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं, तो ना आपको बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट होगी यार, पाकिस्तान में लोगों को नॉलेज नहीं है तो उसमें जा ही नहीं रहे। पाकिस्तान में अराउंड 4-4.5 लाख लोग हैं जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूएस के अंदर 50-60% आवाम कर रही है। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि जो फॉरेनर्स है ना, वो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। रोज़ की 5-10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट की होती है। अगर आपको शायद लगे कि यार मैं मजाक कर रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं, आप नेशनल क्लियरिंग है स्टॉक मार्केट की रिलेटेड एक कंपनी है, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान, उसका आप डाटा देखें, उसमें आपको रोज़ बताएगा एंड पे कि स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड ने इधर इन्वेस्ट किया, बैंक्स ने इन्वेस्ट किया, इंडिविजुअल ने कितना इन्वेस्ट किया, ब्रोकर ने कितना इन्वेस्ट किया, कंपनीज ने कितना इन्वेस्ट किया, और फॉरेनर्स ने कितना इन्वेस्ट किया। ये सारा कुछ आप देखें। मेक सेंस। ले जी, थैंक यू सो मच यार, आपने आज हमारी बड़ी इन्फॉर्मेशन दी हमें स्टॉक मार्केट के बारे में। तो मज़ीद इंशाल्लाह जब ये और एक ऑल टाइम हाई पे जाएगा 1,50,000 में, तब हम आपको दोबारा बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अंदर। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।